Assalamualaikum students. I hope you all are doing good. Today I am going to teach you about sampling and types of sampling. The topic is related to research methods. So let's start our lecture. First we have the definition or concept of sampling, that what sampling is. Sampling क्या है? Sampling is a process of selecting for study a limited number of units or participants from a larger set. Sampling जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई रिसर्चर जो है वो किसी टॉपिक पे काम करता है या किसी टॉपिक पे रिसर्च करने लगता है, तो उस वक्त जब वो रिसर्च डिज़ाइन पे पहुंचता है, जब अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाने लगता है, तब उसको सैम्पलिंग जो है वो चूज़ करनी होती है कि मैंने जो है वो सैम्पलिंग की कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड या कौन सी टाइप ऑफ सैम्पलिंग अपने रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करनी है, या कौन सी सैम्पलिंग मेरी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए अप्रोप्रिएट और सूटेबल होगी। उसको जानने के लिए आपको पहले पता हो कि सैम्पलिंग क्या है। तो सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपके पास पॉपुलेशन होती है, एक लार्जर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, लार्जर सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके सामने होता है, जिससे आपने डेटा लेना होता है। तो अब आप उस लार्जर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या उस पॉपुलेशन से डेटा लेने लगते हो, तो आप क्या करते हो, आपने लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स या लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उनमें से चूज़ करने होते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट करोगे, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम आ जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि आप एक लिमिटेड नंबर जो है वो आप चूज़ करते हो कि आपने कितना डेटा लेना है या आपका सैम्पल साइज़ क्या होगा उस पॉपुलेशन से। इस प्रोसेस को जिसमें आप ये सिलेक्ट करते हो कि मैंने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स या इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से डेटा लेना है अपनी रिसर्च के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की। रिसर्च में जो है वो टोटल 2 मेन टाइप्स की सैम्पलिंग है, जिसमें फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वन बाय वन हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी फर्दर सब टाइप्स हैं उसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स। फर्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग हमें पता है कि पॉपुलेशन में से एक लार्जर सेट में से एक लार्जर सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स या लार्जर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स में से आपने एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स को, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करना है। किसके लिए? अपनी रिसर्च के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए उन पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करना है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, आपका जो पॉपुलेशन है वो जो लार्जर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है, लार्जर सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, उसमें हर एक मेंबर के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास जो है वो चांस होता है कि वो एज आ सैम्पल आपकी रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो सकता है, आपको डेटा देने के लिए सिलेक्ट हो सकता है। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जो पॉपुलेशन है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, वो एडल्ट्स हो सकते हैं, एडोलेसेंट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये आपकी पॉपुलेशन में आ जाएगा। तो अब आप जो है उस पॉपुलेशन के पास, जो कि आपकी रिसर्च का पार्ट है, उस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों के पास ये चांस है कि वो उस रिसर्चर के पास आकर उसको डेटा दे सकते हैं। इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि हर इंडिविजुअल के पास नॉन ज़ीरो चांस होता है। मतलब ये नहीं है कि वो जो पॉपुलेशन है जिससे आप डेटा लेने जा रहे हो, तो उसमें ये 2 लोग हैं जिससे मैंने बिल्कुल डेटा नहीं लेना, इसका ज़ीरो चांस है, ये तो मेरे डेटा कलेक्शन के लिए मैं इसको चूज़ ही नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल के पास, आपकी पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास नॉन ज़ीरो चांस होता है। मतलब ये कि उनके पास 1% चांस हर इंडिविजुअल
के पास है कि वो डेटा देने के लिए सिलेक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स पर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टोटल 4 टाइप्स हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। आपकी पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हर एक के पास इक्वल चांस है कि वो आपको डेटा देने के लिए सिलेक्ट हो सकता है। फॉर सपोज आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है, आपके पास जो है डेटा जो है पॉपुलेशन कितनी है, 1000 मेंबर्स की पॉपुलेशन है आपके पास, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन में टोटल 1000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। अब आप जो है वो 1000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से तो आप डेटा नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को चूज़ करते हो। यहाँ पे क्या होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कि उन 1000 के 1000 पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वली चांस है कि वो आपको डेटा देने के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अब वो सिलेक्ट कैसे होते हैं, फिर वो आप क्राइटेरिया बनाते हो कि जैसे कि सिंपल रैंडम में क्या होता है, मोस्टली आप जो है वो किसी को भी चूज़ कर लोगे, रैंडमली किसी को भी उठा लेते हो, किसी को भी जो है वो आप अपना इंस्ट्रूमेंट दे देते हो, या फिर जो है वो आप ये करते हो कि उनके नेम्स लिख के या उनको कोई नंबर देकर फिर उनके तमाम जो है वो पर्चियाँ बनाते हो, उसको जो है किसी बॉक्स में डालते हो, फिर उनके नेम्स जो है वो ड्रॉ करते हो, फिर उन नेम जिसका नेम आता है उसको बुला के आप उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इसको कहा जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग नेम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, एक सिस्टम के तहत हम जो है वो सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। मतलब अपने डेटा कलेक्शन के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करते हैं। वो सिस्टम किस तरह का है, उस सिस्टम में आप इसको जो है वो एक फार्मूला के थ्रू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके जो पॉपुलेशन है उसमें से आपका सैम्पल साइज़ जो है वो आप कितना लोगे, वो आप एक फार्मूला के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट करते हो। फार्मूला जो है वो सिस्टम क्या है, हम सैम्पलिंग इंटरवल को जो है जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये किस तरह से होता है, के इज़ इक्वल्स टू पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन साइज़ को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जबकि सैम्पल को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। तो हम जो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के थ्रू किस तरह से अपने सैम्पल को कैलकुलेट या को चूज़ कर रहे होते हैं। ऊपर हम लिखते हैं पॉपुलेशन साइज़। फॉर सपोज यूनिवर्सिटी में आपके पास टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1000 की है, ठीक है। 1000 की टोटल पॉपुलेशन है और आपने जो है वो डेटा लेना है 100 इंडिविजुअल से। मतलब आप ये चाहते हो कि मेरा जो सैम्पल है, मैंने जो डेटा कलेक्ट करना है वो 100 पार्टिसिपेंट से करना है, जबकि टोटल पॉपुलेशन 1000 है यूनिवर्सिटी की। आपने क्या किया, पॉपुलेशन साइज़ को डिवाइड किया सैम्पल साइज़ से, आपके पास जो आंसर आया उस आंसर के अकॉर्डिंग फिर आप जो है वो डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे अभी 1000 से अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 10। मतलब ये कि सैम्पलिंग इंटरवल के की जो वैल्यू है वो आई 10। 10 मीन्स क्या है कि आप उन जो 1000 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, उन 1000 में आप क्या करोगे, आपने लेना 100 का डेटा है, टोटल 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप 1 से काउंट करोगे, 1 से लेके हर 10th नंबर पे जो पार्टिसिपेंट आ रहा होगा उससे आप डेटा लोगे। जैसे 1 से आप सबसे पहले जो डेटा लोगे वो जो 10th नंबर पे जो पार्टिसिपेंट है उससे डेटा लिया, फिर 20th नंबर पे जो पार्टिसिपेंट है उससे लिया, फिर 30th नंबर पे जो पार्टिसिपेंट है उससे लिया, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120 एंड सो ऑन टिल 1000, ठीक है। 10 से लेके 1000 तक जहाँ भी 10th नंबर पे जो भी पार्टिसिपेंट है आप उससे डेटा लोगे। इस तरह से आपके पास 100 पार्टिसिपेंट्स का आउट ऑफ 1000 की पॉपुलेशन से आपके पास डेटा आ जाएगा। तो ये होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन comprised ऑफ वेरियस सब ग्रुप्स
that we also called strata in such a way that each subgroup is represented. Stratified sampling में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं। हम जो है आपके पास जो ओवरऑल पॉपुलेशन है जिस पे आप स्टडी करना चाहते हो, उस पॉपुलेशन को आप जो है वो डिवाइड करते हो, उस पॉपुलेशन के जो है आप सब ग्रुप्स बनाते हो। जैसे फॉर सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट भी वहाँ पे पढ़ते हैं। आपका रिसर्च किस पे करना चाह रहे थे, आप चाहते थे ये देखना कि जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो स्ट्रेस लेवल है वो किस तरह से स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा है। आप उस यूनिवर्सिटी में गए, आपने देखा वहाँ पे जो है वो इस तरह तीनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। आप जो है वो ये देखना चाहते हो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है स्ट्रेस लेवल किस तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो आपने जो है उस यूनिवर्सिटी में जाके उनके 3 अलग अलग स्ट्रेटा बनाए, उनके ग्रुप्स बनाए, उसके बाद उनसे जो है वो डेटा लेना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और क्लस्टर्स एंड देन अ रैंडम सैम्पल ऑफ दीज क्लस्टर्स इज़ सिलेक्टेड। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, इसमें भी जो है क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी करने लगे हो उसको आप डिवाइड करते हो ग्रुप्स में और क्लस्टर्स में, और फिर रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हुए क्लस्टर्स को सिलेक्ट करते हो कि आपने किस क्लस्टर से जाके डेटा कलेक्ट करना है। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ये जो वाइड जोग्राफिकल एरिया होता है या जो एरियाज़ जो हैं आपके पास जो बहुत दूर दूर लोकेशन पे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं या लोग मौजूद हैं जिनसे आपने डेटा लेना है। फॉर सपोज़ एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है वो एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हो जिसमें आप ये देखना चाहते हो कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सोशल एंजाइटी किस तरह से है या उनमें सोशल एंजाइटी का लेवल क्या होता है या नहीं होता, इस पर आप स्टडी करना चाहते हो। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, आपके सिटी में जितने भी हाई स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स पे जो है ये आप स्टडी कंडक्ट करना चाहते हो। अब आपके सिटी में जो है वो कोई एक स्कूल तो होगा नहीं, बहुत सारे स्कूल होंगे और उनकी लोकेशन भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होगी जिसको अप्रोच करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हो। आप क्या करोगे कि आपके सिटी में जितने भी हाई स्कूल्स हैं आप उनको जो है अपनी स्टडी में जो है वो क्लस्टर्स कंसीडर कर रहे हो, क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो, उनको आपने क्लस्टर्स कंसीडर किया जितने भी हाई स्कूल्स थे। उसके बाद आपके पास सारे क्लस्टर आ गए। अब आपने क्या किया कि उन क्लस्टर्स में से आपने को कैसे पता कि मैंने अब सारे स्कूल जितने भी थे उसको तो आपने क्लस्टर कंसीडर कर लिया कि मेरे सिटी में टोटल 150 हाई स्कूल्स थे, तो मेरे पास मतलब 150 क्लस्टर्स हैं इस टाइम पे। तो क्या मैं 150 क्लस्टर से डेटा लूँगी? नहीं। आप क्या करोगे कि आपके पास 150 क्लस्टर्स आ गए हैं तो अब आप सिंपल रैंडम को यूज़ करके उन क्लस्टर्स में से कुछ क्लस्टर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे और कुछ क्लस्टर्स जो हैं आपके पास ऐड होंगे। फिर आप उन क्लस्टर्स से मतलब उन स्कूल्स में जाओगे जो कि आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करने के बाद जो क्लस्टर्स आपके पास इंक्लूड हो रहे हैं आप वहाँ जाओगे और उस क्लस्टर में जाके उस स्कूल में जाके तमाम स्टूडेंट्स से जो है वो सोशल एंजाइटी का इंस्ट्रूमेंट या जो स्केल आप यूज़ कर रहे हो, जो मेथड है आपका डेटा कलेक्शन का, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप उनसे डेटा कलेक्ट करोगे फ्रॉम ईच स्टूडेंट इन दैट स्कूल। जैसे 150 का क्लस्टर था, ठीक है, 150 स्कूल्स का क्लस्टर आपके पास आया, 150 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स या 150 क्लस्टर्स हैं, तो उसमें से आपने जो है वो रैंडमली कोई भी क्लस्टर, जैसे आपको जो है वो 50 क्लस्टर्स चाहिए या आपने 50 स्कूल से डेटा लेना है, तो आपने रैंडमली जो है वो उन 150 में से कोई भी 50 चूज़ कर लिए और फिर उन 50 में गए, उन 50 क्लस्टर्स में, उन 50 हाई स्कूल्स में गए और वहाँ पे जाके आपने तमाम स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो इसको आप कहते हो क्लस्टर सैम्पलिंग। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है पूरे जोग्राफिकल एरिया में।
अब है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड वेयर नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चांस नहीं होता कि वो जो है वो डेटा देने के लिए सिलेक्ट होंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या था कि हर इंडिविजुअल के पास पॉपुलेशन जितनी भी है 1000 की है 2000 की है, उन तमाम 2000 के पास, उन तमाम 1000 पार्टिसिपेंट्स के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं आपको डेटा देने के लिए। लेकिन यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 1000 की पॉपुलेशन है, 2000 की पॉपुलेशन है, तो उसमें से कुछ जो है ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनसे जो है वो आप डेटा कलेक्ट करोगे, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनसे आप डेटा कलेक्ट नहीं करोगे। मतलब ये कि यहाँ पे तमाम लोगों के पास, तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चांस नहीं होता कि वो डेटा देने के लिए सिलेक्ट होंगे। सैम्पल्स आर चूजन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट रेदर देन रैंडम सिलेक्शन। यहाँ पे सैम्पल जब आप चूज़ कर रहे होते हो अपनी रिसर्च के लिए, अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पे रिसर्चर की सब्जेक्टिव जजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे रिसर्चर डिसाइड करता है कि कौन सा पार्टिसिपेंट जो है मुझे डेटा देगा, किससे मैंने डेटा कलेक्ट करना है और किससे मैंने डेटा कलेक्ट नहीं करना। मतलब यहाँ रैंडमली आप चूज़ नहीं करते हो, रैंडम सिलेक्शन नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे रिसर्चर की सब्जेक्टिव जजमेंट आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इसकी भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है कन्वीनियंस, सेकंड है पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग, थर्ड है कोटा सैम्पलिंग और फोर्थ है स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, सिलेक्टिंग सैम्पल्स दैट आर ईजीएस्ट टू रीच। कन्वीनियंस नाम से ही पता चल रहा है रिसर्चर के लिए जो कन्वीनियंट है, जो सैंपल उसके पास अवेलेबल है, जिसको वो इजीली अप्रोच कर सकता है, जिसको वो इजीली रीच आउट कर सकता है, वहाँ जाता है और डेटा कलेक्ट करता है। तो इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे आप जो है वो डिप्रेशन को स्टडी करना चाहते हो, स्ट्रेस लेवल को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप जो है अभी अपनी ऑफिस से निकले थे डेटा कलेक्शन के लिए, आपको कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मिला, आपने जो है उसको क्वेश्चन आयर दिया और उसने आपको जो है वो डेटा दे दिया। इस तरह से तो क्या हुआ कि आपने अपनी ईज़ को देखते हुए जो है वो उससे डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये आपके लिए हो गई कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू APA। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग फोकसेस ऑन वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट्स और इंडिविजुअल्स चूजन। पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या है, जो रिसर्चर है वो जो पार्टिसिपेंट्स चूज़ करता है, जो यूनिट्स चूज़ करता है, जो इंडिविजुअल्स चूज़ करता है अपनी रिसर्च के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, उस इंडिविजुअल्स की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस पे रिसर्चर का फोकस होता है। मतलब यहाँ पे वो हर ऑर्डिनरी इंडिविजुअल से जो है वो डेटा नहीं लेता, यहाँ पे जो है वो कुछ उसने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी स्पेसिफाई की होती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर वो इंडिविजुअल उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूरा उतरता है, तो ही उससे डेटा लिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं लिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है जो कि एक एमनीशिया को स्टडी करना चाहता है, एमनीशिया जो कि मेमोरी डिसऑर्डर है। तो अब यहाँ पे रिसर्चर जो है सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पेशेंट से डेटा लेगा जिसको एमनीशिया होगा, जिसके ब्रेन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लेजेंड्स या प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसी से डेटा लिया जाएगा। किसी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल से जो है वो डेटा नहीं लिया जाएगा एमनीशिया को स्टडी करने के लिए। तो इसको आप कहोगे पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट टाइप है कोटा सैम्पलिंग। इट इज़ अ मेथड वेयर द रिसर्चर एंश्योर्स दैट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड इन दिस सैम्पल। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर ने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बनाई हुई होती हैं। अब उन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही रिसर्चर क्या करता है, अपने पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्चर है जो कि ये स्टडी करना चाहता है कि जो वर्किंग एडल्ट्स हैं उनमें स्ट्रेस लेवल किस तरह है। मतलब ये कि वो वर्किंग एडल्ट्स का स्ट्रेस लेवल असेस करना चाहता है। तो अब वर्किंग एडल्ट्स में तो आपके पास जो वर्किंग एडल्ट्स हैं उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी आ जाते हैं। तो वो किन का स्ट्रेस लेवल देखना चाहता है। इसी तरह एज रेंज भी आ जाती है, इसी तरह एजुकेशनल लेवल भी आ जाता है, प्रोफेशनल लेवल भी आ जाता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी आ जाता है। तो वो क्या करेगा रिसर्चर कि वो एक क्राइटेरिया बनाएगा या उन करैक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई करेगा कि मैं जो है वो टोटल जो है वो मैं 100 का डेटा लेना चाहता हूँ, उसमें से 50 मेल होंगे और 50 जो है वो फीमेल होंगे। मेल फीमेल उसने एक करैक्टरिस्टिक को स्पेसिफाई किया। सेकेंडली उसने कहा कि 50 मेल्स, मतलब उसके बाद वो एज रेंज बताएगा कि 20 से 40 तक की, 25 फीमेल्स जो हैं वो 20 से 40 तक की एज रेंज में होनी चाहिए, 25 फीमेल्स जो हैं वो 40 टू 50 की एज रेंज में होंगी। इसी तरह से 25 मेल 20 टू 40 की एज रेंज में होंगे और 25 जो मेल्स हैं वो 40 टू 50 की एज रेंज में होंगे। तो उसने एज को भी जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरह एजुकेशनल लेवल हो सकता है कि वो ले उसके अंदर इंक्लूड करे। तो ये उसकी रिसर्च प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि उसकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या क्या डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसको ऐड करनी है, किस किस तरह का डेटा उसको रिक्वायर्ड है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप जो रिसर्चर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई कर लेता है। अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए ही जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा। मतलब अब यहाँ पे हर कोई बंदा जो है वो रैंडमली चूज़ नहीं हो सकता कि मैं डेटा दूँ। यहाँ पे सिर्फ वही बंदे डेटा देंगे या वही पार्टिसिपेंट्स पॉपुलेशन में से डेटा दे सकते हैं जो कि उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे। मतलब कि जो कि जिनका एज रेंज वो होगी, जिनका एजुकेशनल लेवल वो होगा जो कि उस रिसर्चर ने अपने उस फॉर्म में या उस डेटा कलेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मेंशन किया होगा। तो वो हो गई आपकी कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स for a study when the target population is difficult to reach or identify। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो किसी एक पार्टिसिपेंट को, किसी एक इंडिविजुअल को जो है वो खुद ढूंढता है, उसको जो है वो क्वेश्चन आए उससे जो है वो डेटा कलेक्ट कर लेता है। फिर वो उस बंदे से, उस पार्टिसिपेंट से पूछता है कि और मुझे जो है वो पार्टिसिपेंट्स कैसे मिलेंगे, मतलब वो फर्दर उसको रेफ़र करता है। ठीक है, वो जो पार्टिसिपेंट है वो उस रिसर्चर को रेफ़र करता है कि आप इस पार्टिसिपेंट से डेटा ले लें। या फिर हो सकता है कि वो जो पार्टिसिपेंट है वो खुद ही उस फॉर्म को आगे से आगे फॉरवर्ड करता जाएगा अगर आप ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो इससे क्या होता है आपके पास डेटा आता रहता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या है कि ये आप तब यूज़ करते हो जब आपके लिए डेटा लेना जो है वो मुश्किल हो जाए। मतलब ये कि कोई रेयर प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इजीली आपको ना मिल सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्चर जो है वो ये एक स्टडी करना चाहता है कि उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना चाहता है जो कि होमलेस होते हैं, जिन लोगों के घर नहीं होते, घर बार नहीं हैं, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस किस तरह के हैं। तो अब इन लोगों को ढूंढना जो कि होमलेस है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिसर्चर के लिए। तो वो बड़ी मुश्किल से किसी एक को तो अप्रोच कर लेता है, किसी एक को तो रीच आउट करता है। तो उसको अप्रोच करने के बाद, उसको रीच आउट करने के बाद जो है वो उसको कह देता है कि आप अगर इस तरह के जो है वो कोई और लोगों को जानते हो तो उनका मुझे बता दो ताकि मैं उनसे जाके इंटरव्यू कर लूँ। अगर वो इंटरव्यू कर रहा है तो यहाँ पर उससे जाके क्वेश्चन फिल करवा लूँ एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो है वो एक से दूसरे को, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से बॉल की तरह, जैसे ये नीचे लिखा भी हुआ है सैंपल ग्रो लाइक अ स्नो बॉल रोलिंग डाउन अ हिल। जिस तरह से एक स्नो बॉल हिल से रोल नीचे आ रहा होता है तो वो नीचे जैसे जैसे आता है वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने 1 से भरवाया फॉर्म, 1 ने 2 को शेयर किया, 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, इस तरह से आपके पास डेटा आता रहता है। स्नो बॉल की तरह आपका डेटा जो है वो बढ़ता जाता है। आपके पास पार्टिसिपेंट्स का जो नंबर है वो
इंक्रीज़ होता रहता है। और ये आप स्नोबॉल सैम्पलिंग तब यूज़ करते हो जब आपको डेटा मिलना, पार्टिसिपेंट्स मिलना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, या उस टॉपिक पे डेटा मिलना थोड़ा रेयर है, तो इसको कहा जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सैम्पलिंग प्रोसेस, types of sampling. If you have any question, you may ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.